हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका दोबारा से यूट्यूब चैनल प्राइम बायोलॉजी पर। अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि रीड के जो भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड होंगे उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब जो भी सूक्ष्म जीव है, जैसे बैक्टीरिया है, वायरस है, विरोइड है, प्रियोन्स है, फंजाई है, इनको हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म में गिनते हैं। तो अपना पूरा टॉपिक है इसमें कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म और उनसे क्या लाभ होते हैं और क्या हानियां होती हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, बेनिफिशियल एंड हार्मफुल। कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म बेनिफिशियल है ह्यूमन के लिए, हमारे लिए या हमारी फसलों के लिए, पादप के लिए या ह्यूमन के लिए, दोनों गिनेंगे, जंतु के लिए या पादप के लिए, या फिर हार्मफुल है, वो हार्म पहुंचाते हैं। तो सूक्ष्म जीव, जीवाणु, वायरस, कवक, लाभकारी और अलाभकारी, ये आज का टॉपिक रहेगा। सूक्ष्म जीव की अगर बात करें तो हमने इसमें देख लिया कि बैक्टीरिया आते हैं, वायरस आते हैं, विरोइड आते हैं। अगर हम बात करें तो अपने आसपास के एनवायरनमेंट की, अपने घर की बात करें तो अपने आसपास के एनवायरनमेंट में या अपने घरों में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। जैसे हम बात करें अपने सलाइवा की, जैसे हम चलते चलते रोड पे थूक देते हैं तो उसमें भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं। हमारे घरों में प्रेजेंट फ्रीजर के अंदर भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं। हमारे घर में गीजर है, अगर गीजर में पानी गर्म हो रहा है 100 डिग्री सेल्सियस पर तो उसमें भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हो सकते हैं। मतलब कहने का अर्थ है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसी भी टेम्परेचर पर जीवित रह सकते हैं। हालांकि इनकी एक रेंज होती है, लेकिन हम कह सकते हैं कि जिस एनवायरनमेंट में, जिस टेम्परेचर पे हम ह्यूमन या एनिमल दूसरे वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, ठीक उसी एनवायरनमेंट से ज़्यादा रेंज में, जैसे हाई डिग्री 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम जीवित नहीं रह पाते हैं, लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म जीवित रह सकते हैं। गीजर में वो गर्म पानी वो 50 डिग्री सेल्सियस पे हमको गर्म लगना शुरू हो जाता है, लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें जीवित रहते हैं। फ्रीजर की बात कर लो, उसका टेम्परेचर -0 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है, लेकिन उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं। तो ये है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की खासियत। साथ ही ये हमको हार्म पहुंचाते हैं। पिछले लेक्चर में जैसे हमने सूक्ष्म जीवों से होने वाले रोग देखे थे, संक्रामक रोग देखे थे, जैसे बैक्टीरिया से होने वाले डिजीज, ट्यूबरकुलोसिस, टीबी जो बैक्टीरिया से होता है, वायरस से होने वाले जैसे इन्फ्लुएंजा वायरस या कॉमन कोल्ड जो हमको होता है, ये वायरस से होता है, लेकिन हम इससे इजीली ठीक हो सकते हैं। लेकिन वायरस से कुछ और खतरनाक बीमारियां भी होती हैं, जैसे पोलियो या चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, ये वायरस से होती हैं। तो ये जानलेवा भी हो सकती हैं, जो कि बचपन में वैक्सीनेट करते हैं शिशुओं को इन बीमारियों से बचाने के लिए। तो कुल मिला के माइक्रोब्स जो होते हैं वो हार्मफुल भी होते हैं और बेनिफिशियल भी होते हैं। तो ये डिजीज वाला जो चैप्टर देखा था वो सब हार्मफुल में आता है, ये सब ह्यूमन को या प्लांट्स को हार्म पहुंचाते हैं। लेकिन हम बात करें अगर बेनिफिशियल की, कि बेनिफिशियल कैसे हैं, तो हम जानते हैं कि हमारे घर में जो मिल्क है उससे हम दही बनाते हैं, कर्ड, वो बैक्टीरिया से बनता है। बहुत सारे बायो संयंत्र होते हैं, वहाँ पे बैक्टीरिया का यूज़ किया जाता है। जैसे मोस्ट डिजीज जो आप जानते हो, डायबिटीज़, उसका इलाज इंसुलिन से होता है। वह इंसुलिन बैक्टीरिया से बनाया जाता है, मतलब माइक्रोब से बनाया जाता है। तो काफ़ी हद तक ये बेनिफिशियल भी हैं। प्लांट्स में भी ये हेल्पफुल होते हैं, जैसे नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया, यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है मैंने, नॉन स्टॉक और एनाविना। ये नाइट्रोजन का फिक्सेशन कर देते हैं मिट्टी के अंदर, मतलब मिट्टी को उपजाऊ बना देते हैं, जिससे कि प्लांट अच्छे से ग्रो करता है। साथ ही अगर हम हार्मफुल बैक्टीरिया की बात करें या हार्मफुल वायरस की बात करें प्लांट्स में, तो वायरस है जैसे टोबैको मोज़ेक वायरस, TMV, जो कि तंबाकू की पत्तियों को इन्फेक्शियस कर देता है। या फिर हम बात कर सकते हैं जैसे भिंडी, लेडी फिंगर, उसकी जो येलो मोज़ेक वेन, मतलब बीच में येल्लोपन पाया जाता है भिंडी के अंदर, तो एक वायरस वाला डिजीज है। ठीक इसी प्रकार अगर हम बात करें तो टमाटो का जो लीव्स है वो कर्ली हो जाती हैं, राउंड हो जाती है, घूम जाती हैं। या बैगन की बात करें तो इनमें, या पपाया की बात करें, पपाया लीफ कर्ली हो जाती है, तो ये वायरस के इन्फेक्शन से ही होता है। ठीक इसी प्रकार आपने देखा होगा सरसों में जो वाइट डॉट पाए जाते हैं पत्तियों पर, वो फंजाइन की वजह से होता है। तो माइक्रोब्स हार्मफुल भी होते हैं। इतनी सारी बात की हमने, उसमें से हमने देखा कि कुछ तो हार्मफुल है, कुछ बेनिफिशियल है। मतलब माइक्रोब्स जो है हार्मफुल भी होते हैं, बेनिफिशियल भी होते हैं। हम शुरू में देख रहे हैं थोड़ा सा इनका इंट्रोडक्शन, कि इनकी संरचना कैसी होती है, क्या साइज होती है, किस किस टाइप के होते हैं, क्या आकार हो सकता है,
और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से। तो हम देख रहे हैं बैक्टीरिया, वायरस, वायरोइड और प्रियोन्स। शुरू में ले रहे हैं बैक्टीरिया। बैक्टीरिया किंगडम मोनेरा से आता है, मतलब जो 5 किंगडम है, जैसे किंगडम एनिमलिया जिसमें सारे एनिमल्स रखे गए हैं, किंगडम प्लांटी जिसमें सारे प्लांट्स रखे गए हैं, ऐसे ही किंगडम मोनेरा भी हैं जिसमें बैक्टीरिया रखे गए हैं। प्रोकैरियोटिक हैं ये, हम जो ह्यूमन है वो यूकैरियोट होते हैं, लेकिन ये एक कोशिकी प्रोकैरियोट है, सिंगल सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है बैक्टीरिया। स्वपोषी होते हैं या मृतपोषी, परपोषी। स्वपोषी भी होते हैं ये, मृतपोषी होते हैं मतलब मृत चीजों पे ये पोषण करते हैं, या परपोषी दूसरों के ऊपर पाए जाते हैं तो उसे परपोषी बोलते हैं। केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती हैं और मोस्टली इनमें जो ऑर्गन्स होते हैं वो मेम्ब्रेन लेस होते हैं। लेक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स इनसाइड द सेल्स, जो सेल्स के ऑर्गेनल्स होते हैं वो मेम्ब्रेन लेस होते हैं, क्लियरली विजिबल भी नहीं होते। स्ट्रॉन्ग सेल वॉल होती है इनकी, इसीलिए ये ज्यादा सर्वाइव कर पाते हैं। जेनेटिक इंफॉर्मेशन इनकी सर्कुलर लूप, जिसको हम प्लाज्मिड भी बोल रहे हैं, और साथ ही इनमें जो क्रोमोसोम का डीएनए भी पाया जाता है, मतलब क्रोमोसोमल डीएनए के अलावा भी इनमें एक अलग से जेनेटिक इंफॉर्मेशन वाला डीएनए होता है, तो उस जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है इनमें, जिसको उसको हम बोल रहे हैं प्लाज्मिड। आकार के आधार पर अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो ये 4 टाइप के होते हैं। यहाँ पर देखो, एक कोकाई जो गोलाकार शेप होता है इसका, राउंड शेप कोकाई, ये वाला कोकाई राउंड शेप होता है। एक होता है बेसिलस छड़ाकार, ये यहाँ पे डायग्राम में नजर आ रहा होगा, ये डायग्राम में, ये गोलाकार है, ये छड़ाकार है। एक है सर्पिलाकार जिसको बोल रहे हैं स्पाइरेला, और एक है विब्रियो कोमाकार, जो कोमा लगाते हैं हम, कोमा की तरह नजर आ रहा है डायग्राम में। तो 4 टाइप के होते हैं आकार के आधार पर। ओरिजिन के आधार पर भी, जैसे आद्य बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया। आद्य बैक्टीरिया मतलब पुराने बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया मतलब नए बैक्टीरिया। आद्य बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में डिफरेंस ये है इनकी मेम्ब्रेन्स का, मेम्ब्रेन से इनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अगर इनकी और डिटेल स्टडी करें तो पता चलता है कि कैसे ये अलग अलग है, लेकिन हमें इतना ही काफ़ी है यहाँ पर। आद्य बैक्टीरिया का एग्जाम्पल है मेथेनोजन। मेथेनोजन जो है वो जो एनिमल्स होते हैं उनकी इंटेस्टाइन में पाया जाता है, जैसे काऊ है, बफेलो है, और ये जो वहाँ पर सीक्रेट करता है, वहाँ पर बनाता है मेथेन गैस, जिसको बायोगैस बोलते हैं। मेथेन गैस का उत्पादन करता है वहाँ पर, इसीलिए उनके जो विष्टा है उसको हम बोलते हैं गोबर। गोबर गैस भी बोलते हैं उसको, जिसमें मेथेन पाई जाती है। तो मेथेन गैस के उत्पादन में क्वेश्चन बन सकता है कि मेथेन गैस के उत्पादन में कौन से बैक्टीरिया हेल्पफुल हैं, तो मेथेनोजन बैक्टीरिया जो कि मेथेन गैस बनाते हैं। ठीक है। यू बैक्टीरिया है नॉन स्टोक एनाबिना, ये नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं मिट्टी के अंदर, जहां पे मिट्टी को उपजाऊ बना दिया जाता है, जो कि प्लांट्स के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए हेल्पफुल होती हैं। ठीक है। तो नॉन स्टोक और एनोबिना, अभी इनके जो लाभकारी अलाभकारी बेनिफिशियल और हार्म्स अगली स्लाइड में देखेंगे, तो थोड़ा सा और डिटेल में देखेंगे इसको। वायरस, नेक्स्ट वायरस की बात करें तो अति सूक्ष्म है। वायरस की जब खोज हुई थी तो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिला था साइंटिस्ट को, जो कि बैक्टीरिया फिल्टर से भी क्रॉस कर गया था। बैक्टीरिया का एक फिल्टर आता है जिसमें बैक्टीरिया फिल्ट्रेट हो जाते हैं, लेकिन एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसा देखा गया जो कि उस फिल्टर को भी पार कर गया, वो थे वायरस। मतलब वायरस बैक्टीरिया से छोटे होते हैं। यूजुअली इनका आकार होता है 200 नैनोमीटर से कम या उसके आसपास, ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन सामान्यतः 200 नैनोमीटर से कम मानते हैं। अंतःकोशिकीय परजीवी होते हैं। वायरस की खासियत होती है कि यह फ्री सरफेस पे लिविंग नहीं हो सकते, इनको होस्ट की रिक्वायरमेंट होती है, किसी एनिमल की सेल्स की रिक्वायरमेंट होती है, या किसी प्लांट की सेल की रिक्वायरमेंट होती है। मतलब ये फ्री लिविंग सरफेस पे, जो फ्री सरफेस होती है उस पे लिविंग नहीं रह सकते, मतलब इनको होस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कोरोना वायरस, ये फ्री सरफेस पे लाइव नहीं रह सकता है, लेकिन जैसे ही इसको होस्ट की बॉडी मिलती है लाइक ह्यूमन, तो ये वहाँ पे मल्टीप्लाई कर जाता है और रोगग्रस्त हो जाता है एक स्वस्थ व्यक्ति भी। ठीक है। अब इसकी आकृति की बात करें तो यहाँ पर आकृतियां हैं, गोलाकार हो सकते हैं वायरस, गोलाकार, ईटाकार, बुलेट लाइक, जो बुलेट होती है गोली, बुलेट लाइक, छड़ाकार, और टेडपोल शेप, टेडपोल लार्वा होता है एक, उसके शेप में भी पाए जाते हैं। बात करें अगर गोलाकार की तो HIV वायरस और इम्यूनो वायरस, जो कि एड्स जनरेट करता है ह्यूमंस में, बहुत ही खतरनाक वायरस, तो HIV वायरस। एक है इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा वायरस जनरल वायरस है, ईटाकार शेप में है। स्मॉल पॉक्स,
और बुलेट लाइक जो गोली होती है बंदूक की, उसके शेप में पाया जाता है रेबीज का वायरस। और छड़ाकार शेप में TMV टोबैको मोज़ेक वायरस तंबाकू में पाया जाता है। प्लांट्स को इन्फेक्ट करने वाला वायरस है टोबैको मोज़ेक वायरस। तो क्वेश्चन यहां से भी बन सकता है कि निम्न में से कौन से वायरस या निम्न में से कौन सा वायरस प्लांट को इन्फेक्ट करता है। अब वहां पर ऑप्शन में HIV, स्मॉल पॉक्स, रेबीज, TMV, तो आंसर हो जाएगा TMV टोबैको मोज़ेक वायरस, जो कि प्लांट को इन्फेक्ट करता है। नेक्स्ट है टेडपोल शेप। टेडपोल शेप में है जीवाणु भोजी। जीवाणु भोजी से मतलब है ये जीवाणु पर परजीवी होता है, जीवाणु के अंदर इंटर कर जाते हैं वायरस, जिनको बोलते हैं जीवाणु भोजी। ये इसकी जीवाणु भोजी की स्ट्रक्चर है। जंतुओं में सामान्यतः डबल स्ट्रैंड DNA होता है इनका मटेरियल। जो वायरस होते हैं उनका जो मटेरियल होता है वो डबल स्ट्रैंड DNA होता है। डबल स्ट्रैंड DNA से मतलब है जैसे DNA होता है ऐसे, तो डबल स्ट्रैंड ये 2 हेलिक्स है, द्विरज्जु की DNA बोलते हैं। तो सामान्यतः तो डबल स्ट्रैंड होता है, लेकिन सिंगल स्ट्रैंड RNA और डबल स्ट्रैंड RNA भी जंतु में हो सकता है, जो कि वायरस का मटेरियल है। जैसे कोरोना वायरस सिंगल स्ट्रैंड RNA। पादपों में अगर बात करें तो सामान्यतः सिंगल स्ट्रैंड RNA वाला वायरस होता है जो प्लांट को इन्फेक्ट करता है सामान्यतः। दूसरा अगला नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो प्रोटीन का एक खोल पाया जाता है वायरस के ऊपर। वायरस जो है उसका एक कवर होता है प्रोटीन का खोल, उसको बोलते हैं कैप्सिड। तो यहां पर से भी क्वेश्चन बनता है कि कैप्सिड निम्न में से किसका कवर है। और एग्जांपल दें बैक्टीरिया, वायरस, वीरोइड, फंजाई, तो आंसर हो जाएगा कि वायरस। वायरस का प्रोटीन की बहुत सारी यूनिट मिलकर उसका खोल बनाती है, जिसको कैप्सिड बोल रहे हैं। अब ये है TMV वायरस टोबैको मोज़ेक वायरस, जिसमें ये RNA हेलिक्स है, RNA हेलिक्स रज्जू, ये कोइल्ड हो रही है, ये RNA हेलिक्स है और ये सब प्रोटीन की यूनिट है। ये है बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज है मतलब बैक्टीरिया के ऊपर बोजी है, ये बैक्टीरिया के अंदर इंटर कर जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका डायग्राम देख के भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये जो डायग्राम है ये किसका है, तो बैक्टीरियोफेज का। इसमें हेड पार्ट होता है, नेक होता है, बीच में शीत होती है और यहाँ पर टेल होती है। तो ये 2 जनरल वायरस हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट देख रहे हैं वायरोइड। हालांकि सिलेबस में इसका नेम मेंशन नहीं है, वीरोइड्स और प्रियोन्स का, लेकिन ये इन्हीं के भाईबंद हैं। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लेंगे तो हो सकता है क्वेश्चन बन जाए। यहां से भी देखते हैं इसको भी। वायरोइड होते क्या है कि ये प्रोटीन का आवरण का अभाव होता है यहाँ पर, जबकि वायरस से किस प्रकार भिन्न है कि यहाँ पर प्रोटीन का आवरण का अभाव होता है, जबकि वायरस में एक प्रोटीन का आवरण पाया जाता है, खोल पाया जाता है, जिसको कैप्सिड बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर उसका अभाव होता है। निम्न अणुभार के होते हैं ये, वायरस की तुलना में इनका अणुभार निम्न होता है और सिंगल स्ट्रैंड RNA प्रेजेंट होता है इनमें, इनका जेनेटिक मटेरियल। बाय T.O. डाइनर 1971 में उनको पाया ये कि एक संरचना जिसमें कि प्रोटीन का जो है कवर एब्सेंट था, उसको उन्होंने नाम दिया वायरोइड। और क्या फीचर हो गए कि प्रोटीन का आवरण का अभाव और निम्न अणुभार और सिंगल स्ट्रैंड RNA। अगर बात करें कि किस में रोग करता है तो पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर एक डिजीज है जो पोटैटो के अंदर होती है, वो किसके द्वारा होती है, वायरोइड्स के द्वारा। फोर्थ है प्रियोन, फोल्ड प्रोटीन वाले कारक हैं ये, जो नर्वस सिस्टम से रिलेटेड डिजीज होते हैं वो इनके द्वारा होते हैं। बहुत सारे डिजीज हैं ऐसे, तो फोल्ड प्रोटीन वाले कारक हैं। फर्स्ट बात होगी प्रियोन के बारे में, आकार इनका वायरस के समान ही है। और ये रोग क्या क्या करते हैं, तो रोग करते हैं लाफिंग डेथ ह्यूमन के अंदर, लाफिंग डेथ और क्रिड्जफोल्ड जैकोब, ये 2 डिजीज हैं जो ह्यूमन के अंदर होती हैं। बेड के अंदर भी ये डिजीज करते हैं 2, स्क्रैपी और मेड काउ। तो ये बात हो गई यहाँ पर बैक्टीरिया की कि क्या आकार शेप है, क्या उनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये वायरस और ये वायरोइड और प्रियोन। अब देख रहे हैं हमारा रह गया कवक। नेक्स्ट स्लाइड में हम देख रहे हैं कवक के बारे में। बात करें अगर कवक की, फंजाई की,
तो ये भी यूज़फुल भी है, बेनिफिशियल भी है और हार्मफुल भी है। बेनिफिशियल की अगर बात करें तो जो ब्रेड वगैरह बनती है या बियर बन रही है जहाँ पर किण्वन होता है, सड़न गलन होती है, वहाँ पर कवक का यूज़ होता है। मतलब जो बियर्स वगैरह बनती हैं, जो भी पेय पदार्थ हैं, ये इस कवक की वजह से बनते हैं, इसकी मदद से बनते हैं। ये एक बहुत ही बेनिफिशियल यूज है इसका। और अगर हार्मफुल की बात करें तो ये मोस्टली फसलों को ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे सरसों में जो वाइटनेस पाई जाती है लीव्स पे, डंठल पे, वो फंजाइन की वजह से पाई जाती हैं। तो देखते हैं पहले तो इसके क्या फीचर है। इसका अलग ही किंगडम है फंजाई। जैसे मोनेरा किंगडम था बैक्टीरिया का, प्लांट्स का, एनिमिलिया एनिमल्स का, और फंजाई किंगडम जो है वो फंजाई का है, कवक का। सामान्यतः ये बहुकोशिकी होते हैं, लेकिन यीस्ट जो है वो एक कोशिकी होता है। और यीस्ट के यूज से ही ब्रेड वगैरह ऐसी चीज़ें बनाई जाती हैं। उपयोग में बोल सकते हैं रोटी, बियर, ब्रेड बनाने में इनका उपयोग है। और यीस्ट जो है वो एक कोशिकी कवक है, ये ध्यान रखने योग्य बात है। तंतुमय आकार होता है, मतलब इनका तंतु जैसे होते हैं, ये लंबी पतली धागे समान आकृति होती है इनके, मतलब तंतुमय जैसा आकार होता है इनका, धागे के समान दिखते हैं। अधिकांशतः परपोषी होते हैं, जिसमें ये मृतजीवी होते हैं, मतलब सड़ी गली चीजों पे फीड करने वाले, या परपोषी होते हैं पादपों पर। जनन की बात करें तो कायिक खंडन, विखंडन, मुकुलन। कायिक जनन है, इसमें खंडन द्वारा, विखंडन द्वारा, मुकुलन विधि द्वारा। ठीक है। अलैंगिक जनन है कोनिडिया द्वारा, जिन कोनिडिया को हम धानी बीजाणु या चल बीजाणु भी बोलते हैं। और इन बीजाणुओं के बेसिस पे ही इसको अलग अलग ग्रुप में क्लासिफाई किया गया है। ये जो नजर आ रहे हैं फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज, ये इन बीजाणु धानी और पट्टिका, जाली पट्टिका के बेसिस पे ही इनको 4 ग्रुप में बांटा गया है। लैंगिक जनन भी है इनमें, लैंगिक जनन, अलैंगिक की बात हो गई। लैंगिक जनन उइस्पोरा, ये लैंगिक जनन वाली संरचना ध्यान रखने योग्य है। उइस्पोरा एस्कस बीजाणु या बेसिडियम बीजाणु द्वारा होता है। ये बीजाणु बनते हैं इनमें, इन बीजाणुओं के संलयन से नया नया कवक बनता है। लैंगिक चक्र में देखें हम तो प्लाज्मोगेमी, मतलब बीजाणुओं के प्लाज्मा का संलयन, प्लाज्मोगेमी, केंद्रक संलयन, उनके केंद्रकों का संलयन, केंद्रक संलयन पाया जाता है। किस चक्र में? लैंगिक चक्र में, लैंगिक जनन वाली बात कर रहे हैं। तो ये अवस्था प्रेजेंट होती है, प्लाज्मोगेमी और केंद्रक संलयन अवस्था प्रेजेंट होती है। एक कंडीशन पाई जाती है द्विकेंद्रक अवस्था, द्विकेंद्रक अवस्था पाई जाती है। द्विकेंद्रक अवस्था का मतलब है कि जैसे ही दोनों जो स्पोर हैं वो फ्यूज होंगे, दोनों जो मान सकते हैं कि इनके गेमेट जो है वो फ्यूज होंगे, तो उनमें केंद्रकों का संलयन नहीं होएगा। एक मध्य अवस्था पाई जाती है, कुछ समय के लिए केंद्रक अलग अलग ही प्रेजेंट होते हैं। तो जो दोनों सेक्स से केंद्रक आए हैं वो अलग अलग ही प्रेजेंट है, मतलब द्विकेंद्रक अवस्था बोल सकते हैं। तो क्वेश्चन यहां से भी बन सकता है कि द्विकेंद्रक अवस्था किस में पाई जाती है, तो कवक या फंजाइन में। और ये द्विकवक जो द्विकेंद्रक अवस्था है ये भी स्पेशली एस्कोमाइसिटीज में पाई जाती है। किसमें? एस्कोमाइसिटीज में। अब 4 भागों में बांटा गया है इनको जो देख रहे हैं, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज के एग्जांपल है म्यूकर और राइजोपस, म्यूकर और राइजोपस, और ये एल्बुगो, ये इसके एग्जांपल हो गए। और ये है एस्कोमाइसिटीज, इसमें यीस्ट, सैक्रोमाइसिस, ये क्या है? एक सिंगल सेल, जबकि ये क्या है? मल्टी सेलुलर। तो यहां पर ध्यान रखने योग्य बात है, मल्टी सेल्यूलर है। पेनिसिलियम है, न्यूरोस्पोरा है, मोरिल है, ट्रफल है। ये मोरिल और ट्रफल खाने योग्य हैं, खाने योग्य कवक। तो यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है कि खाने योग्य कवक कौन से है, तो मोरिल और ट्रफल। ये न्यूरोस्पोरा है, ये जेनेटिक एक्सपेरिमेंट में यूज किया जाता है, जेनेटिक एक्सपेरिमेंट में न्यूरोस्पोरा का यूज किया जाता है। बेसिकली जो एस्कोमाइसिटीज होते हैं घनी जगहों पे उगते हैं, जैसे मल वगैरह इनमें उग जाते हैं। नेक्स्ट है बेसिडियोमाइसिटीज।
बेसिडियोमाइसिटीज जैसे अपन देखते हैं बेसिकली, जैसे बरसात के दिनों में जो ठूंठे होते हैं पेड़ पौधों के, कटे हुए पेड़ पौधों के ठूंठे, वहां पर जाके उगते हैं ये बेसिडियोमाइसिटीज। इसमें से भी मशरूम है एगेरिकस, हम देखते हैं वहां पे ठूंठों पे जो छत्राकार उगे हुए हैं वो कवकी होते हैं। तो एगेरिकस मशरूम है, ओस्टिलेगो है, पक्सीनिया है, ये इनके एग्जाम्पल हो सकते हैं। ड्यूटेरोमाइसिटीज ग्रुप एक अलग से बनाया गया है, इसलिए बनाया क्योंकि जो इनकी लैंगिक अवस्था है वो भी ठीक से ज्ञात नहीं है कि कैसे होती है, कैसे परफॉर्म होती है लैंगिक अवस्था, लैंगिक जनन कैसे होता है। तो एक ड्यूटेरोमाइसिटीज अलग से ग्रुप बना दिया जिसमें उन इंडिविजुअल को रख दिया जिनकी लैंगिक अवस्था ढंग से ज्ञात नहीं है। तो उसमें आते हैं अल्टरनेरिया है, ट्राइकोडर्मा है और कोलिट्रोट्राइकम है, ये इनके एग्जाम्पल हैं। तो जैसे ही इनकी लैंगिक अवस्था पता चलती है फिर इनको रिलेटेड करके इनमें से किसी एक में डाल दिया जाता है। तो ये तो डिटेल नॉलेज के लिए आगे, फिलहाल यहाँ पर इतना याद रखना काफ़ी है कि कौन कौन से इनके ग्रुप हैं और क्या क्या इनके एग्जाम्पल है। उसमें भी कुछ स्पेशल है, जैसे पेनिसिलियम दवाई बनाई जा सकती है इससे, जेनेटिक मटेरियल में न्यूरोस्पोरा का यूज होता है, खाने योग्य है मोरिल और ट्रफल। ये एल्बुगो पाया जाता है सरसों में जो वाइटनेस आती है वो इसी की वजह से आती है, एल्बुगो की वजह से। तो ये बात हो गई यहाँ पे कवक की। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम देख रहे हैं इनके बेनिफिशियल और हार्मफुल चीजें। हम देख चुके हैं सूक्ष्म जीव में जीवाणु, वायरस एंड कवक, कैसे इनकी स्ट्रक्चर होती है और कितने ये टाइप के होते हैं, इनके जनरल कैरेक्टर हम देख चुके हैं। अब हम देख रहे हैं बेनिफिशियल माइक्रोब्स, मतलब यही जीवाणु, वायरस, कवक से क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं ह्यूमंस को, एनिमल्स को या प्लांट्स को, और क्या क्या इनसे नुकसान हो सकता है। तो ये दोनों चीजें देखेंगे। फर्स्टली हम देख रहे हैं बेनिशियल माइक्रोब्स। बेनिशियल माइक्रोब्स में फर्स्ट देख रहे हैं माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स। जो हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स होते हैं, मतलब गृह गृहस्थी में जो प्रोडक्ट्स यूज किए जाते हैं, उनमें माइक्रोब्स का क्या योगदान है। जैसे कि हम देखते हैं कि मिल्क से कर्ड बनता है, मिल्क वाज स्लीपिंग ऑल नाइट, सुबह देखा तो बिल्कुल टाइट। तो मिल्क को जैसे ही थोड़ा सा उसमें दही डालते हैं तो आफ्टर 12 आवर्स एंड 18 आवर्स वह चेंज हो जाता है कर्ड में, मतलब उससे दही बन जाता है। तो यह दही कैसे बना, किसकी वजह से बना ये दही? तो ये दही बनता है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया की वजह से। ये चेंज कर देता है दूध को दही में। तो यहाँ पर इस बैक्टीरिया का एक बेनिफिट है कि आज हम दही खा पा रहे हैं, तो दूध से दही बनाने के लिए लैक्टोबैसिलस। साथ ही यह कर्ड के अंदर विटामिन B12 को इंक्रीज कर देता है, उसकी जो क्वांटिटी है विटामिन B12 की उसको इंक्रीज कर देता है। चेकिंग डिजीज कोसिंग माइक्रोब्स इन स्टमक के अंदर पहुंचने के बाद यह वहां पर डिजीज कोसिंग माइक्रोब्स को चेक करता है और उनको किल कर देता है। तो काफी हेल्पफुल है ये। इन फीमेल वजाइना, फीमेल की वजाइना में भी यह लैक्टोबैसिलस पाया जाता है। वहां क्या कर रहा है, इसका वहां पर यूज है कि जैसे ही मेल और फीमेल इंटरकोर्स करते हैं तो मेल अपने गेमेट फीमेल की वेजाइना में इजिकुलेट कर देता है। तो वहां पर स्पर्म के जिंदा रहने के लिए एक एनवायरनमेंट चाहिए सूटेबल, जो कि एक न्यूट्रलाइज एनवायरनमेंट होना चाहिए, ना तो एसिडिक ना बेसिक, मतलब क्षारीय, ना तो अम्लीय होना चाहिए ना क्षारीय होना चाहिए। तो पहले से ही यूजुअली जो फीमेल की वेजाइना होती है उसमें पीएच होता है अम्लीय, तो मेल गैमेट वहां पर सर्वाइव नहीं कर पाते। तो लैक्टोबैसिलस वहां पर इसको न्यूट्रलाइज कर देता है और उसको एक उदासीन मीडियम बना देता है ताकि वहां पर मेल गैमेट सर्वाइव कर पाए और आगे जाके फर्टिलाइजेशन परफॉर्म हो। तो एक इंपॉर्टेंट रोल है वहां पर लैक्टोबैसिलस का। नेक्स्ट है प्रोपिनोबैक्टीरियम शर्मिनाई। इसका क्या यूज है, स्विस चीज आपने सुना होगा। स्विस चीज में बहुत ही लार्ज पोर बने होते हैं, बहुत ही स्पंजी होता है और बहुत बड़े बड़े पोर होते हैं और बहुत टेस्टी स्विस चीज होता है। तो ये किसकी वजह से है, यह भी प्रोपिनोबैक्टीरियम शर्मिनाई बैक्टीरिया की वजह से है। और उसमें यह जो पोर आए वो कहाँ से आए, बैक्टीरिया ने कोई मेटाबॉलिक क्रिया की जिसमें कि वहाँ पर CO2 की लेवल हाई हो जाती है, CO2 का सिंथेसिस होता है
जिस वजह से उसमें पोर बन जाते हैं, इसलिए स्वीट चीज टेस्टी होता है। सैकेरोमाइसिस सेरेविसी एक यीस्ट है जिसको ब्रेवर्स यीस्ट भी बोल रहे हैं। अब इसका यूज होता है ब्रेड बनाने में। ब्रेड आप सबने खाई है, ब्रेड जो बनती हैं वो इस यीस्ट की वजह से बनती हैं, सैकेरोमाइसिस सेरेविसी, और इसी को ब्रेवर्स यीस्ट बोल रहे हैं। तो ये बात होगी माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट, जो गृह गृहस्थी में नॉर्मल जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें माइक्रोब्स का क्या योगदान है। तो यहाँ पर बात कर ली दो बैक्टीरिया की, लैक्टोबैसिलस और प्रोपिनियोबैक्टीरियम शर्मिनाई, इंपॉर्टेंट है दोनों। और ये है यीस्ट, ये दोनों बैक्टीरिया थे, ये यीस्ट है। तो ये इनके बेनिफिशियल योगदान है अपने दैनिक जीवन में। माइक्रोब्स इन बेवरेज, जो बेवरेज होते हैं, बेवरेज मीन्स जूसेस, वाइन्स वगैरह, इनमें इनका क्या योगदान है। तो यीस्ट फॉर बेवरेज लाइक वाइन, बियर, ब्रांडी, रम, विस्की, इनको बनाने के लिए यीस्ट का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है यीस्ट का ये कि ये बेवर्स यीस्ट जो है वो यहाँ पर बेवरेज बनाने में अपना एक इंपॉर्टेंट रोल परफॉर्म कर रहा है। बेवर्स यीस्ट वही सैकेरोमाइसिस सेरेविसी, इसका यूज फ्रूट जूसेस में भी होता है। जो फ्रूट जूसेस बनते हैं, पैक्ड जूसेस, जो डिब्बे में पैक होके आते हैं जूसेस, उनमें भी इसका यूज किया जाता है। अगर बात करें सीवेज ट्रीटमेंट, सीवेज ट्रीटमेंट क्या है? सीवेज ट्रीटमेंट मीन्स जो डेली का एक्सक्रेटरा है, जो डेली का हम उत्सर्जित करते हैं एक्सक्रिएटरी मटेरियल जैसे मलमूत्र, इसको बोल रहे हैं यहाँ पर सीवेज टर्म, उसके रेफरेंस में बोली गई है। तो सीवेज ट्रीटमेंट, क्या आप जानते हैं कि जो डेली का एक्सक्रिएटरा है हमारा ह्यूमंस का, वो कहाँ पर जाता है बहकर? क्या वह वहाँ तो नहीं जाता जिन वाटर बॉडी से पीने का पानी आ रहा है? तो यह बहुत ही हार्मफुल हो सकता है। तो इसका भी ट्रीटमेंट किया जाता है, और इसके ट्रीटमेंट के लिए बैक्टीरिया, फंजाई एक मोस्ट यूजफुल ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि सीवेज को ट्रीटमेंट किया जाता है। अगर यह सीवेज जो है डायरेक्ट घरों से इकट्ठा होकर किसी वाटर बॉडी में जा रहा है, जिस वाटर बॉडी का पानी जो है पीने के लिए यूज में लिया जाता है, तो यह बहुत हार्मफुल हो सकता है। तो क्या किया जाए? तो ट्रीटमेंट किया जाता है। इसमें प्रेजेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म बीओडी को कम कर देते हैं, बायो ऑक्सीजन डिमांड को कम कर देते हैं, ताकि वाटर बॉडी स्वस्थ रहे। वाटर बॉडी मीन्स पॉन्ड, रिवर्स, जो भी झरने तालाब हैं वो स्वस्थ रहे, वहाँ पर बायो ऑक्सीजन डिमांड बढ़े नहीं, क्योंकि बायो ऑक्सीजन डिमांड बढ़ने से एनिमल्स में ऑक्सीजन लेने के लिए अफरा तफरी मच सकती है, मतलब कमी आ सकती है ऑक्सीजन की। तो उसकी बीओडी को लो कर दिया जाता है इन ऑर्गेनिज्म के द्वारा, ताकि वो जो सीवेज है उसको ट्रीट किया जाए। वो हार्मफुल तो होता ही है, लेकिन उसकी हार्मनेस कम कर दी जाती है। तो ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट रोल होता है यहाँ पर। एंटीबायोटिक्स में अगर बात करें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, पेनिसिलिन की वजह से जो है बहुत सारे डिजीज को कंट्रोल किया जा सकता है, प्रिवेंट किया जा सकता है। ये एज ए एंटीबायोटिक वर्क करती हैं। तो फ्लेमिंग, चेन एंड फ्लोरी, ये 3 साइंटिस्ट हैं। फ्लेमिंग, इनको जाता है इसका दर्जा कि इन्होंने पेनिसिलिन को डिस्कवर किया, मुख्यतः फ्लेमिंग। इन तीनों को 1945 में नोबेल प्राइज दिया गया। नोबेल प्राइज दिया गया किसके लिए? इस पेनिसिलिन की डिस्कवरी के लिए, क्योंकि इसका यूज वर्ल्ड वार सेकंड के टाइम अमेरिका के सोल्जर्स को ट्रीट करने में यूज किया गया था। उनके जो वाउंड थे, उनके जो घाव थे, उनको ठीक करने के लिए इस एंटीबायोटिक का यूज किया गया था। और साथ ही इनको नोबेल प्राइज दिया गया 1945 में इस डिस्कवरी के लिए। तो ये यहाँ पर एंटीबायोटिक्स आज की लाइफ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंस रखती है। साथ ही एंटीबायोटिक्स प्लेग, काली खांसी, डिप्थीरिया, इनमें भी दी जाती है। ये वाली नहीं, कोई दूसरी, लेकिन एंटीबायोटिक्स इन डिजीज में दी जाती हैं। माइक्रोब्स इन केमिकल, एंजाइम, बायो मोलिक्यूल्स, बायो एक्टिव मोलिक्यूल्स। तो इसमें देख रहे हैं एसिड प्रोड्यूसर, जो एसिड प्रोड्यूस करते हैं, जो अपने लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। अब एस्परजिलस नाइगर, ये एक फंगस है। एस्परजिलस नाइगस एक फंगस है, और ये तीनों बैक्टीरिया हैं।
ये तीनों बैक्टीरिया, एसिटोबैक्टर एसिटाई, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम और लैक्टोबैसिलस, इनसे कौन कौन से एसिड सीक्रेट होते हैं? सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, ब्यूटाइरिक एसिड और लैक्टिक एसिड। इनका यूज बॉडी में इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए ये भी हेल्पफुल है। साथ ही अगर एंजाइम की बात करें तो लाइपेजेज एंजाइम, लाइपेजेज एंजाइम का यूज जो है ऑयली धब्बे जो होते हैं कपड़ों पे, उनको रिमूव करने के लिए भी किया जाता है लॉन्ड्रीज में, तो यह एक इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक ऐसे ही पेक्टिनेस, ये तो किया जाता है लॉन्ड्रीज में। क्या यूज है इसका? ऑयली जो धब्बे होते हैं कपड़ों पे, वहां पर इसका यूज किया जाता है। पेक्टिनेजेस और प्रोटीएजेस, ये दोनों ऐसे एंजाइम्स हैं जिनका यूज पैक्ड जूसेस के डिब्बों में, पैक्ड जूसेस के डिब्बों में इसका यूज किया जाता है उसकी क्लियरिटी के लिए। कैसे वो इतना साफ सुथरा दिखता है जूस, आपने रियल का जूस पिया होगा, कैसे इतना साफ सुथरा दिखता है वो। तो जो डिब्बा बंद जो जूस आते हैं वो इतने क्लियर क्यों दिखते हैं? इन एंजाइम्स की वजह से, पेक्टिनेजेस, प्रोटीएजेस। तो यहां पर बहुत ही हर एक कोने कोने से क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम के अंदर। स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस एक स्ट्रेप्टोकाइनेस एंजाइम प्रोवाइड करवाता है, और स्ट्रेप्टोकाइनेस एंजाइम एक क्लॉट बस्टर है। मतलब ये क्लॉट बस्टर टर्मिनोलॉजी रेफर करती हैं जो क्लॉटिंग होती है बॉडी में ब्लड की, उसको गोलने में। मतलब ये कार्डियोवेस्कुलर डिजीज को प्रिवेंट करता है और हार्ट अटैक से बचाता है। कौन? स्ट्रेप्टोकाइनेस एंजाइम। जो कौन प्रोवाइड करवा रहा है? स्ट्रेप्टोकोकस, इससे मिलता है स्ट्रेप्टोकाइनेस एंजाइम। तो यहां पर भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है और वेरी हेल्पफुल है अपनी लाइफ में, क्योंकि यह हार्ट अटैक को प्रिवेंट करने वाला एंजाइम बनाता है। कौन? स्ट्रेप्टोकोकस। और एंजाइम कौन सा? स्ट्रेप्टोकाइनेस, जिसके पीछे एज लगता है वो एंजाइम होते हैं। तो क्लॉट बस्टर होते हैं ये, रक्त का थक्का गोलने में यूज किया जाता है इसका। जो ब्लड वेसल्स होती हैं उसमें क्लॉटिंग को घोलने के लिए यूज किया जाता है। बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स की अगर बात करें, जो साइक्लोस्पोरिन से ये इम्यूनोसप्रेसिव है। इम्यूनोसप्रेसिव से आप क्या समझते हैं? इम्यूनोसप्रेसिव मतलब इम्यून सिस्टम को कम कर देता है। तो ये तो गलत बात है, इम्यून सिस्टम को कम कर देता है, पर कहां पर करता है? जब आपने सुना होगा ऑर्गन जो ट्रांसफर होते हैं, कोई पेशेंट है, अगर उसकी किडनी खराब हो चुकी है और उसमें दूसरे एक इंडिविजुअल की किडनी ट्रांसफर की जा रही है, तो वो जो किडनी है दूसरे की, वो पेशेंट्स के अंदर एक फॉरेन बॉडी का वर्क करेगी। तो जो फॉरेन का जो पार्टिकल है, जो फॉरेन बॉडी से कोई फॉरेन पार्टिकल आ रहा है, उसके खिलाफ बॉडी एंटीबॉडी बना लेती है। मतलब जो किडनी किसी में ट्रांसफर की जा रही है, वो एक किसी और की किडनी है, तो एक एज ए फॉरेन बॉडी वर्क करेगी वो पेशेंट्स के अंदर, और उस पेशेंट्स की बॉडी उस किडनी के रेफरेंस में उस किडनी के प्रति एंटीबॉडी बना लेगी। तो फिर यह ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल नहीं रहेगा। तो वहां पर यूज होता है इसका साइक्लोस्पोरिन, जो कि एक इम्यूनोसप्रेसिव है, इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देता है ताकि किडनी का ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल रहे। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहां पर रोल है इसका, किसका? बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स का, जो कहां से मिलता है? माइक्रोब्स से मिलता है। कौन से माइक्रोब्स? बैक्टीरिया, फंजाई, जीवाणु, यही तो पढ़ रहे हैं। और कौन से इससे मिल रहा है? माइक्रोब से ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। किससे मिल रहा है? ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। नेक्स्ट अगर बात करें स्टेटिन्स की, स्टेटिन्स एक कोलेस्ट्रॉल लोवरिंग एजेंट है। स्टेटिन एक कोलेस्ट्रॉल लोवरिंग एजेंट है जो कि वर्क करता है कोलेस्ट्रॉल को लो करने के लिए। किसी की बॉडी में अगर कोलेस्ट्रॉल हाई हो रहा है तो उस कोलेस्ट्रॉल को लो करता है। कौन? ये स्टेटिन्स, कोलेस्ट्रॉल लोअर एजेंट बोलते हैं इसको। और किससे मिलता है? मोनोस्कस पुरपुरेयस, इससे मिलता है ये। तो यहां पर हर एक चीज से क्वेश्चन बन सकता है कि स्विस चीज कौन से यीस्ट से बन रही है, ब्रेड कौन से यीस्ट से बन रहा है,
वाइन बियर जो बेवरेज होते हैं वो कौन से माइक्रोब्स से बन रहे हैं, सीवेज ट्रीटमेंट में कौन कौन से माइक्रोब्स अपना रोल अदा करते हैं, पेनिसिलिन की डिस्कवरी किसने की, फर्स्ट डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक कौन सी हैं, एंटीबायोटिक्स कौन कौन से डिजीज में यूज की जा सकती हैं, माइक्रोब्स जो हैं वो एसिड प्रोड्यूसर हैं और कौन कौन से माइक्रोब्स एसिड प्रोड्यूस करते हैं, सिट्रिक एसिड निम्न में से कौन से माइक्रोब्स के द्वारा सीक्रेट किया जाता है, ब्यूटायरिक एसिड निम्न में से कौन से माइक्रोब्स के द्वारा सीक्रेट किया जाता है, लाइपेजेस एंजाइम्स का क्या यूज है, पेक्टिनेजेस प्रोटीएजेस को क्या यूज है, क्यों ये जूसेस में डिब्बों में जो डिब्बाबंद जूसेस आते हैं उनकी क्लियरिटी के लिए यूज होता है। क्लोड ब्लस्टर कौन सा है, निम्न में से क्लोड ब्लस्टर माइक्रोब्स कौन सा है, तो स्ट्रेप्टोकोकस जो कि स्ट्रेप्टोकाइनेस एंजाइम रिलीज करता है। तो ये इनके बेनिफिशियल यूज हैं, और भी यूज हैं जो हम देख रहे हैं। नेक्स्ट है प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। बायोगैस का प्रोडक्शन कैसे होता है, जो एनिमल्स हैं, केटल्स हैं, जैसे दूध देने वाले एनिमल्स काऊ है, बफेलो है, उनमें पाया जाता है मेथेनोबैक्टीरियम। जो मेथेनोबैक्टीरियम है वो उनके स्टमक के एक पार्ट में पाया जाता है जिसको रूमेन बोलते हैं। वहाँ पर ये बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, वहाँ पर ये डाइजेस्ट करता है सेल्यूलोज का, डाइजेस्ट सेल्यूलोज। आपको पता है कि जो एनिमल्स होते हैं वो चारा खाते हैं और चारे में प्रेजेंट होता है सेल्यूलोज। तो सेल्यूलोज का डाइजेशन के लिए वहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है मेथेनोबैक्टीरियम, और उससे उनके सेल्यूलोज का डाइजेशन हो जाता है। फिर बनता है उनका एक्सक्रेट्रा जिसको हम बोलते हैं गोबर, और उस गोबर में प्रेजेंट होती है मेथेन गैस, मतलब उससे मेथेन गैस प्रोड्यूस होती है जिसको बोलते हैं बायोगैस। तो बायोगैस के प्रोडक्शन में भी बैक्टीरिया का रोल है, ये भी एक बेनिफिशियल है हमारे लिए। हम उससे लाइट प्रोड्यूस कर सकते हैं, आपने बचपन में किया भी होगा। बायो कंट्रोल एजेंट्स, बायो कंट्रोल एजेंट्स टर्म रेफर करती है कि पेस्टिसाइड्स जो दवाइयाँ सब्जियों और फसलों में डालते हैं उनका यूज़ कम किया जाए, और बायो कंट्रोल एजेंट्स का यूज किया जाए जो कि बायोलॉजिकली माइक्रोब्स हो सकते हैं जो उन इंसेक्ट्स और उन कैटरपिलर्स या ऑर्थ्रोपोड्स पर अटैक करते हैं जो कि फसलों को खा जाते हैं। तो बायो कंट्रोल एजेंट्स में बेसिलस थ्यूरेंजिसिस एक बैक्टीरिया है, बेसिलस थ्यूरेंजिसिस, जो फॉर कंट्रोल ऑफ कैटरपिलर्स बटरफ्लाई इटीसी इन प्लांट्स और फसलें जो भी है उनमें कैटरपिलर और बटरफ्लाई जो ऑर्थ्रोपोड्स होते हैं इंसेक्ट्स, उनके अटैक को कम कर देता है। जब यह बेसिलस थ्यूरेंजिसिस एक जीन भी बनाया गया है जो पहले से ही प्लांट में बीजों में उनके जो जीन होते हैं उनमें इजिकुलेट करवा दिया जाता है। तो वहाँ पर बनता है एक केमिकल जो कि पॉइजनस होता है। जब उस प्लांट्स की लीव्स को खाते हैं इंसेक्ट, किस प्लांट्स की, जिसमें यूज़ किया गया है बेसिलस थ्यूरेंजिसिस बीटी का, तो उसकी लीव्स को खाते हैं तो उसके अंदर प्रेजेंट केमिकल, पॉइजनस केमिकल्स उन इंसेक्ट्स को किल कर देता है, और ऐसे फसलों को इनके अटैक से प्रिवेंट किया जा सकता है। तो यहाँ भी एक इम्पोर्टेंस है। नेक्स्ट अगर देखें तो ट्राइकोडर्मा एक फंगस है, ट्राइकोडर्मा टू कंट्रोल सेवरल प्लांट पैथोजन, यह भी बहुत सारे प्लांट पैथोजन को कंट्रोल करते हैं। तो यहाँ पर दो हो गए, बेसिलस थ्यूरेंजिसिस और ट्राइकोडर्मा, जो बायो कंट्रोल एजेंट्स हैं। क्वेश्चन बन सकता है कि बायो कंट्रोल एजेंट्स के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है कि निम्न में से कौन सा बायो कंट्रोल एजेंट्स है, तो एग्जाम्पल देके भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस तरह। बेक्यूलोवायरस, बेक्यूलोवायरस प्रिवेंट इंसेक्ट ऑर्थ्रोपोड्स अटैक, ये भी एक वायरस है, ये बैक्टीरिया, ये फंगस और ये वायरस तीनों के एग्जाम्पल हैं इसके अंदर बायो कंट्रोल एजेंट्स में। और जो बेक्यूलोवायरस है वो भी इंसेक्ट और ऑर्थ्रोपोड्स को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट है बायो फर्टिलाइजर। बायो फर्टिलाइजर टर्म रेफर करती है माइक्रोब्स को ही। माइक्रोब्स का यूज कैसे, माइक्रोब्स का यूज करके हम बायो फर्टिलाइजर बना सकते हैं, मतलब माइक्रोब्स कैसे फसलों या पादपों में अपना योगदान देते हैं एज ए बायो फर्टिलाइजर, मतलब उनको ग्रोथ और उनकी अच्छी खासी
उपजावकता को बढ़ाने के लिए माइक्रोब्स हेल्पफुल होते हैं। अब माइक्रोब्स की बात करें तो राइजोबियम बैक्टीरिया और प्लांट के बीच का एक सिम्बायोट्स एसोसिएशन है, जिसमें कि राइजोबियम तो फिक्सेशन करता है N2 का, नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है। ये नाइट्रोजन प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो नाइट्रोजन का फिक्सेशन से प्लांट्स को मदद मिलती है ग्रोथ में। लेकिन उस बैक्टीरिया को क्या मदद मिलती है? तो बैक्टीरिया को मदद मिलती है एनर्जी की। उसमें प्लांट उसको एमिनो एसिड प्रोवाइड करवाता है। तो इसको बोलते हैं सिम्बायोट एसोसिएशन, मतलब ऐसा संयोजन जिसमें दोनों को फायदा हो। तो ये दोनों साथ साथ रहते हैं। साथ ही एजिटोबैक्टर है, एजोस्पिरिलियम है, ये भी N2 फिक्सेशन है, मतलब नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। नाइट्रोजन का फिक्सेशन क्यों जरूरी है? क्योंकि यह भूमि की उर्वरकता बढ़ाता है और पादपों की गुणवत्ता और उनकी ग्रोथ के लिए उपयोगी है। नेक्स्ट है माइकोराइजा सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ फंजाई एंड प्लांट। फंजाई और प्लांट के बीच में एक एसोसिएशन है जो दोनों साथ में रहते हैं और दोनों एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं। कैसे पहुंचाते हैं? कि फंजाई क्या वर्क करता है? एब्जॉर्ब फॉस्फोरस, मिट्टी के अंदर फॉस्फोरस को एब्जॉर्ब करके प्लांट को दे देता है, तो प्लांट की ग्रोथ के लिए हेल्पफुल होता है। लेकिन यहाँ पे फंजाई को क्या मिलता है प्लांट से? तो प्लांट भी फोटोसिंथेसिस से बने कार्बोहाइड्रेट को इस फंजाई को दे देता है, जो कि उसमें एनर्जी के लिए हेल्पफुल है। तो दोनों को यहाँ पर फायदा होता है। तो ये बात हो गई यहाँ पर बायो फर्टिलाइजर की। नेक्स्ट है इसमें साइनोबैक्टीरिया, ये भी एक बायो फर्टिलाइजर है। जैसे एनाबिना, नोस्टॉक और ओसिलोटोरिया, ये फिक्सेशन करते हैं N2 का, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसका फिक्सेशन करते हैं। कौन? साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? एनाबिना, नोस्टॉक और ओसिलेटोरिया। तो ये यहाँ पर बात हो गई बायो फर्टिलाइजर की। अब देख रहे हैं हम हार्मफुल माइक्रोब्स कौन कौन से हैं। हम अभी जो इतना सारा ये फायदा ही फायदा पढ़ रहे थे माइक्रोब्स से, वो पढ़ रहे थे हम बेनिफिशियल माइक्रोब्स पढ़ रहे थे सारे, क्या क्या बेनिफिट है इनसे, क्या क्या फायदे हैं हमसे। तो ये फायदे यहाँ पर खत्म होते हैं। अब देख रहे हैं हार्मफुल माइक्रोब्स कि क्या क्या इनसे हानियां होती हैं हमको या प्लांट्स को। तो हम देख रहे हैं इन प्लांट्स में क्या क्या हानियां होती हैं माइक्रोब से। देखो, टोबैको मोज़ेक डिजीज, जो कि तंबाकू की एक डिजीज है, TME वायरस यह डिजीज कोज करता है। टोबैको मोज़ेक वायरस कौन सी डिजीज कोज करता है? टोबैको मोज़ेक डिजीज, जो कि किसमें होती है? तंबाकू के अंदर। येलो वेन मोज़ेक ऑफ लेडी फिंगर, भिंडी के अंदर जो येल्लोपन पाया जाता है वो वायरस की वजह से हो रहा है। तो यहाँ पे एक ये नुकसान हो गया। पोटैटो लीफ रोल, पोटैटो की लीफ रोल कर जाती हैं। लीफ कर लो पपाया की लीफ कर्ली हो जाती हैं। टोमेटो की लीफ कर्ली हो जाती हैं। टेंगो डिजीज ऑफ राइस, जो टुंगरो डिजीज है राइस का, ये भी वायरस के द्वारा होता है। तो ये 6 के 6 वायरस के द्वारा होते हैं। सीट्रस कैंकर, ये होता है बैक्टीरिया के द्वारा। और रस्ट ऑफ व्हीट और वाइटनेस ऑफ मस्टर्ड, आपने देखा होगा सरसों पे बहुत वाइट वाइट धब्बे पड़ जाते हैं, तो ये दोनों डिजीज फंजाई के द्वारा होती हैं। तो प्लांट्स में ये नुकसान होते हैं। और भी नुकसान हम ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने बात कर ली है सूक्ष्म जीव में जीवाणु की, वायरस की और कवक की कि ये क्या होते हैं, और इनके लाभकारी और अलाभकारी हमने करेक्टर देख लिए कि क्या क्या लाभ हैं, क्या क्या हानियां हैं। साथ ही हमने प्लांट्स में ओनली हार्मफुल देखे, एनिमल्स में नहीं देखे। तो एनिमल्स के हार्म पड़ने के लिए आप प्लेलिस्ट में सूक्ष्म जीवों से होने वाले रोग को देख सकते हैं। वही हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि हमको क्या क्या हार्मनेस होती है इनसे। जैसे पोलियो हो जाता है, टाइफाइड हो जाता है, ट्यूबरकुलोसिस हो जाता है, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, ये सब बैक्टीरिया वायरस जनित डिजीज़ें जो कि ह्यूमंस में कोज करती हैं। प्लांट्स में होने वाली यहाँ पर लिख दी। तो ह्यूमंस में होने वाली डिजीज ऑलरेडी अवेलेबल है प्राइम बायोलॉजी पर, उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। साथ ही जो भी रीड की बायोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक हैं वो भी आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, और मैंने उनको डिस्क्रिप्शन में लिंक में डाल रखा है, तो वहाँ से भी आप डायरेक्ट देख सकते हैं। तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को जोड़िए ताकि उनको भी फ़ायदा हो।